हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो? वेलकम टू योर चैनल विजय साइंस क्लासेस। टाइम नहीं है तो स्टार्ट करें। आई होप स्टडी अच्छी चल रही है, चलनी भी चाहिए। ठीक है बेटा, ओके। टाइम नहीं है तो स्टार्ट करें। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो एसेशन रीजन देख लेते हैं। एसेशन रीजन किस टाइप से आप एसेशन रीजन को सोल्व करोगे? आपको दो स्टेटमेंट गिवन होंगे। क्या एग्जांपल ले लेते हैं। ये कह रहा है कि पैरेन्काइमा टिश्यू कंसिस्ट ऑफ relatively unspecialized cell within cell walls within cell walls and is usually loosely packed एक स्टेटमेंट तो बेटा इन्होंने दे दिया ये पैक्ड। रीजन में इन्होंने क्या कहा? दे डू नॉट हैव स्पेसिस बिटवीन देम। They do not have spaces between them। ठीक है बेटा, अब आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको ये स्टेटमेंट चेक करने हैं। पहले स्टेटमेंट देखिए, फिर ये स्टेटमेंट देखिए। ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है? पैरेन्काइमा टिश्यू कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल्स। पैरेन्काइमा टिश्यूज में क्या होते हैं? रिलेटिवली स्पेशल सेल्स नहीं होते, अनस्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं विद इन सेल वॉल्स के अंदर। एंड इज यूजुअली लूजली पैक्ड, और वो मोस्टली कैसे होते हैं? लूजली पैक्ड होते हैं। अब पहले ये देखने स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं है। जी बिल्कुल करेक्ट है। चेक कर लिया करेक्ट है या नहीं है। फिर आपको ये चेक करना है कि ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन चेक करेंगे। दे डू नॉट हैव स्पेसिस बिटवीन देम, बिल्कुल रॉन्ग है। स्टेटमेंट ही रॉन्ग है। जब स्टेटमेंट ही रॉन्ग है तो आपका आंसर क्या होगा? भाई आपके इसमें चार ऑप्शन होते हैं एसेशन रीजन में, ए बी सी डी। ए में क्या होता है? इफ ए एंड बी, सॉरी yes if a and b, a means assertion and r means reason. If a and r both are true, दोनों के दोनों अगर ट्रू हो, both are true and a is the b and r is the correct explanation, ये आपको गिवन होगा क्वेश्चन में। R इज द, ये चार ऑप्शन ए बी सी डी, R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए ऑप्शन होता है ये। बी ऑप्शन क्या होता है? इफ ए एंड आर बोथ आर ट्रू बट R is not the correct explanation of A। C ऑप्शन क्या होता है? A is true, R is false। assertion is true, यानी ये स्टेटमेंट ट्रू, A is true and R is, या बट भी कह सकते हैं, बट R is false।
डी ऑप्शन क्या होता है, 4 ऑप्शन गिवन होते हैं। अब ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू, या बट आर इज ट्रू। अब यहां से आप देखो, ए करेक्ट है, रीजन करेक्ट नहीं है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, सी। इसका आंसर क्या होगा बेटा, सी। आपको आंसर चेक करना है यहां से। अगर ये दोनों राइट हो जाते तो फिर हम चेक करते ऑप्शन ए और बी में से, ठीक है। सबसे इजी होते हैं सी और डी, सबसे हार्ड होते हैं ए और बी। सबसे इजी क्या होता है, ए और बी, और सबसे हार्ड क्या होता है, सबसे इजी होते हैं सी और डी, और सबसे हार्ड क्या होता है, ए एंड बी। क्लियर, ओके। हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट था, ए इज ट्रू, ये तो स्टेटमेंट ही गलत है, आर इज फॉल्स, तो आंसर हो गया सी। क्लियर, नेक्स्ट एग्जांपल ले ले, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अब ए बी सी डी में से तो आपको पता चल गया, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी है, कौन सा आंसर आपको देना है, सेशन रीजन, ठीक है। होता है एक 1 मार्क्स का 3 क्वेश्चन आते हैं, एक चॉइस में होता है, 1 मार्क्स के होते हैं लेकिन डिफिकल्ट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में सेशन में क्या है, इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी, इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी due to which it resists, due to which it resists, it resists a change in, a change in its state of rest, its state of rest or of uniform motion, or of uniform motion, यूनिफॉर्म मोशन। ये सेशन क्या है, रीजन क्या गिवन है बेटा, रीजन है हैवी ऑब्जेक्ट्स हैव लेस इनर्शिया, हैवी ऑब्जेक्ट्स, हैवी ऑब्जेक्ट्स हैव less inertia, than lighter objects, than lighter objects। क्लियर, सबसे पहले आपको क्या काम करना है, वही काम करना है। स्टेटमेंट चेक करो, inertia is that property of the body due to which it resists a change in its state of rest or uniform motion। भाई इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया किसी बॉडी की वो प्रॉपर्टी होती है जो उसकी पोजीशन में चेंज होने का अपोज करती है, वही लिखा है, बिल्कुल करेक्ट है, स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। रीजन में क्या है, हैवी ऑब्जेक्ट्स हैव लेस इनर्शिया, गलत है बिल्कुल। जिसका मास ज्यादा होता है उसका इनर्शिया भी ज्यादा होता है। इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है। इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है। तो हैवी ऑब्जेक्ट्स का, तो हैवी जो ऑब्जेक्ट्स होंगे उनका इनर्शिया कैसा होना चाहिए, हाई होना चाहिए था। ये तो करेक्ट नहीं है जी, ये तो रॉन्ग है। जब रॉन्ग है तो ऑप्शन कौन सा आना है, सी, ए इज ट्रू और इज फॉल्स। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए बी सी डी में से सी। क्लियर, चलो जी नेक्स्ट पे चलते हैं। एक क्वेश्चन और करा देते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट्स रूल, अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट्स रूल, अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट्स रूल, octets rule, the maximum number of electrons, the maximum number of electrons that the outermost cell, that the
आउटर मोस्ट सेल, ये आपका एसेसन है, आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ऑफ एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल and chemically stable and chemically stable atom can have is to रीजन में क्या लिखा है, रीजन का स्टेटमेंट है हाइड्रोजन एंड हीलियम हैव ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन एंड हीलियम, हाइड्रोजन एंड हीलियम हैव ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, हैव ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। भाई ऑक्टेट रूल क्या होता है, ऑक्टेट रूल ये होता है कि कोई भी एटम जो होता है ना वो अपनी आउटर मोस्ट शेल में कितने कंप्लीट करने की ट्राई करता है, 8 कंप्लीट करने की ट्राई करता है। कैसे करता है, या तो शेयरिंग करे या इलेक्ट्रॉन्स को दे या इलेक्ट्रॉन्स को ले, कैसे भी करके 8 कंप्लीट करने होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन को कितने कंप्लीट करने होते हैं, 2 कंप्लीट करने होते हैं, क्योंकि उसको 7 इलेक्ट्रॉन कोई नहीं देने वाला, वो 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेता है। वो क्या कर लेता है, तो वो हाइड्रोजन को छोड़ के, हाइड्रोजन एक्सेप्शन होता है, हाइड्रोजन अपनी ऑक्टेट में सिर्फ 2 कंप्लीट करता है यानी आउटर मोस्ट शेल में, और बाकी के एटम कितने करते हैं कंप्लीट, 8 करते हैं। तो ये कह रहा है कि ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग जो शेल होगा, आउटर शेल ऑफ एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल केमिकली स्टेबल एटम कैन हैव इज 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने बोल रहा है, 2। गलत है जी, बिल्कुल। ऑक्टेट रूल क्या कहता है, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8, कितने कह रहा है जी, 2, बिल्कुल गलत है। हाइड्रोजन, इस स्टेटमेंट को चेक करो, हाइड्रोजन एंड हीलियम हैव ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, हीलियम के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है, बिल्कुल ठीक है। हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन कंबाइन करके कितने कर सकता है, 2 कर सकता है, तो ये आपका राइट है। जब A इज फॉल्स, R इज ट्रू, तो ऑप्शन हो जाना चाहिए आपका ABCD में से D। क्लियर, ऐसे चेक करना है, पहले ये चेक करो फिर ये चेक करो, फिर देखो कौन सा करेक्ट है कौन सा रॉन्ग है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आप अपना आंसर चूज कर लीजिए ABCD में से। क्लियर, ओके। चलो एसेसन रीजन हटाते हैं, अब पैसेज की बात कर लेते हैं। पैसेज की बात कर लेते हैं बेटा। अब इन्होंने एक पैसेज लिखा है, एटम्स आर टू स्मॉल, बिल्कुल ठीक है जी, 2 स्मॉल होते हैं। एटम्स आर टू स्मॉल, बिल्कुल होते हैं, छोटे होते हैं। और दे आर स्मॉलर देन एनीथिंग दैट वी कैन इमेजिन, और वो इतने छोटे होते हैं कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, बिल्कुल ठीक है। आवर एंटायर वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ एटम, हमारा पूरा संसार एटम से बना है, बिल्कुल ठीक है। डाल्टन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द सिंबल्स फॉर एलिमेंट्स इन अ वेरी स्पेसिफिक सेंस, सबसे पहले जो डाल्टन साइंटिस्ट थे उन्होंने सिंबल्स का यूज किया एलिमेंट्स के लिए, जैसे हाइड्रोजन को H से डिनोट करते हैं, हीलियम को He से डिनोट करते हैं। आगे क्या कह रहा है, व्हेन ही यूज्ड अ सिंबल फॉर एन एलिमेंट ही आल्सो मीन्ट अ डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ दैट एलिमेंट, जब उसने सिंबल का यूज किया ही आल्सो मीन्ट, उसका मीनिंग ये भी था कि एक डेफिनेट क्वांटिटी होनी चाहिए वो एलिमेंट की, दैट इज 1 एटम ऑफ दैट एलिमेंट, कि एक उसी एटम का, उसी एलिमेंट का वो एटम होना चाहिए। इन द बिगिनिंग, शुरुआत में, द नेम्स ऑफ द एलिमेंट्स वर ड्राइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ द प्लेस वेयर दे वर फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम। ये कह रहा है कि शुरुआत में क्या हुआ था, जो एलिमेंट्स के नेम रखे गए थे वर ड्राइव्ड, वो कहाँ से रखे गए थे, फ्रॉम द नेम ऑफ द प्लेस, उसी स्थान से रखे गए थे, वेयर दे वर फाउंड, जो जहाँ से वे पाए गए थे, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार। फॉर एग्जाम्पल, नेम ऑफ कॉपर वाज टेकन फ्रॉम साइप्रस, साइप्रस जगह का नाम है, कॉपर का नाम वहाँ से रखा गया। Many of the symbols are the first one or two letters of the element name in English। ये कह रहे कि जो बहुत सारे सिंबल्स ऐसे हैं एलिमेंट्स के जो 1 या 2 लेटर्स के हैं, बिल्कुल ठीक है। जैसे H 1 का है,
He2 का हो गया। द फर्स्ट लेटर ऑफ अ सिंबल इज ऑलवेज रिटन एज अ कैपिटल लेटर, जो फर्स्ट सिंबल आप हमेशा लिखोगे वो कैपिटल लेटर में लिखोगे, ठीक है जी। ओके, आगे क्या कह रहा है, एंड द सेकंड लेटर इज स्मॉलर लेटर, और जो सेकंड वाला होगा जो वो स्मॉलर लेटर में होगा, लोअर केस में होगा, यानी थोड़ा सा छोटा होगा। अच्छा जी, अब ये पैसेज जो दे दिया, अब इसमें क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या पुटअप कर दिया जी, फर्स्ट क्वेश्चन पुटअप किया है इस पैसेज में, फर्स्ट क्वेश्चन पुटअप किया है 1m 1 मीटर इज इक्वल टू 1 मीटर इज इक्वल टू nm, nm होता है नैनोमीटर, क्या होता है बेटा, नैनोमीटर। अब इसमें 4 ऑप्शन दे दिए, a 10 to the power 10, b 10 to the power 9, c 10 to the power 8, d 10 to the power 6। क्लियर। नैनोमीटर में कितने, 1 मीटर में कितने नैनोमीटर होता है बेटा, नैनो का मतलब 9, माइक्रो में होता है 6। अगर यहाँ माइक्रोमीटर होता तो 6 हो जाता, लेकिन नैनोमीटर में क्या होता है, 9 होता है। 1 मीटर इक्वल टू 10 to the power 9 मीटर नैनोमीटर होता है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होना है जी, बी। कौन सा करेक्ट होना है, बी। फर्स्ट हो गया जी। सेकंड में क्या पूछा है जी, चलो सेकंड को देख लेते हैं, सेकंड में क्या पूछा है। सेकंड में इसने एक सिंबल बनाया ऐसे करके प्लस, और ये पूछा है इज द सिंबल ऑफ, ये किसका सिंबल है, इज द सिंबल ऑफ, इज द सिंबल ऑफ, ये किसका सिंबल है। 4 ऑप्शन आपको गिवन है। फर्स्ट क्या है, सल्फर, फर्स्ट दे दिया इसने सल्फर, सेकंड दे दिया इसने आयरन, सी फिर दे दिया इसने सिल्वर, थर्ड ऑप्शन, डी फिर दे दिया इसने मरकरी, फोर्थ ऑप्शन दे दिया मरकरी। क्लियर। ये सिंबल जो होता है बेटा ये सल्फर का होता है, ठीक है, जिसको नहीं पता है वो लर्न कर लो। ये जो सिंबल होता है ये सल्फर का सिंबल होता है। क्लियर। थर्ड में क्या पूछा है जी, Who suggested the symbol of elements are made from, who suggested, किसने सजेस्ट किया था, who suggested the symbol of elements, the symbol of elements are made from one or two letter, one or two letter of the atom, of the atom, of the atom। क्लियर। किस ऑप्शन क्या है, फर्स्ट है प्राउस्ट, PROUST साइंटिस्ट का नेम है। सेकंड साइंटिस्ट का नेम है बर्जीलियस, BERZELIUS, बर्जीलियस। थर्ड साइंटिस्ट का नेम दिया बॉयल, बॉयल्सला चार्ल्सला 11th में आते हैं, बॉयल। डी रॉबर्ट, ये तो बायो में आता है, रॉबर्ट हुक। किसने दिया था बेटा ये सिंबल, ये जो सजेशन दिया था ये किसने दिया था, ये बर्जीलियस ने दिया था। फोर्थ में क्या है, फोर्थ में पूछा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इज गिवन बाय, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस इज गिवन बाय, इज गिवन बाय। बड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं, अच्छे से लर्न कर लेना। इज गिवन बाय फर्स्ट साइंटिस्ट नेम प्राउस्ट, सेकंड साइंटिस्ट नेम लवोजियर, LAVOISIER, लेवोजियर। सी नेक्स्ट दे दिया इसने डाल्टन, डाल्टन। और फोर्थ में दे दिया इसने बर्जीलियस, कंफ्यूज करने के लिए, फिर दे दिया बर्जीलियस। नहीं जी, जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन था वो किसने दिया था, वो प्राउस्ट ने दिया था, वो बर्जीलियस ने नहीं दिया था। क्लियर।
आगे चले, फिफ्थ ले लेते हैं। फिफ्थ ऊपर को हटाते हैं, फिफ्थ यहां ले लेते हैं। फिफ्थ में कह रहा है फुल फॉर्म ऑफ IUPAC, फुल फॉर्म ऑफ IUPAC। फिफ्थ, फुल फॉर्म ऑफ IUPAC, फुल फॉर्म ऑफ IUPAC। ठीक है, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन में क्या दिया था? इंटरनेशनल यूनियन। इंटरनेशनल, ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। इंटरनेशनल तो सब में मिलेगा। इंटरनेशनल, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसको भी हटाना पड़ेगा। बी ऑप्शन में क्या कह रहा है? सेम दे दिया, इंटरनेशनल यूनिट, यूनियन की जगह क्या दे दिया? यूनिटी। क्या दे दिया? यूनिटी ऑफ, आगे का सेम रखा। सी ऑप्शन में क्या दिया? इंडियन, इंडियन यूनियन, इंडियन यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। डी में क्या दे दिया? नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं है। क्लियर? देखो बेटा, IUPAC की फुल फॉर्म यही होती है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ? फर्स्ट, ए। क्लियर? ये पैसेज बड़ा ही अच्छा पैसेज था, सारे के सारे क्वेश्चन कंफ्यूजिंग थे, अच्छे से कर लेना। ठीक है, आगे चले, चलो आगे चलते हैं। हटाएं इसको, हटाएं चलो, क्योंकि टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। नेक्स्ट पैसेज में क्या है? नेक्स्ट एक पैसेज और लेते हैं, क्योंकि पैसेज का जो पैटर्न है ये भी पिछले साल से चेंज हुआ है। ठीक है, पैसेज, नेक्स्ट पैसेज में क्या कह रहा है? मैनी माइक्रोबियल एजेंट्स, छोटे छोटे एजेंट्स कैन कॉमनली मूव फ्रॉम एन अफेक्टेड पर्सन, वो मूव कर सकते हैं एक अफेक्टेड पर्सन से। अफेक्टेड पर्सन कौन होता है? जो कोई बीमार व्यक्ति हो, वो दैट इज अफेक्टेड पर्सन। क्लियर? ओके। टू समवन एल्स, किसी दूसरे को, इन अ वैरायटी ऑफ वेज, बहुत सारे तरीकों से, बहुत सारे तरीकों से। डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स, बीमारी फैलाने वाले, डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स जो सूक्ष्म जीव आपकी बीमारी फैलाते हैं, वो वाले। आगे क्या कह रहा है? कैन स्प्रेड, वो फैला सकते हैं थ्रू द एयर, एयर के थ्रू फैला सकते हैं। दिस अकर्स थ्रू द लिटिल ड्रॉपलेट्स, ये कैसे होता है? जो छोटी छोटी बूंदें होती हैं, थ्रोन आउट बाय इन्फेक्टेड पर्सन, जो इन्फेक्टेड पर्सन से निकलती हैं। हु स्नीजेज, जो छींकता है, और कफ्स या खांसी करता है। जैसे अभी किसमें चल रहा था? कोरोना में स्नीजिंग के थ्रू ड्रॉपलेट्स आती थी, वो दूसरे व्यक्ति को, दूसरे पर्सन को इन्फेक्ट कर देती थी। समवन स्टैंडिंग क्लोज बाय कैन ब्रीथ इन दीज ड्रॉपलेट्स, जो आदमी नज़दीक खड़ा है, जो ब्रीथिंग करेगा तो ड्रॉपलेट्स कहाँ जाएंगी? अंदर। एंड द माइक्रोब्स गेट अ चांस टू स्टार्ट अ न्यू इन्फेक्शन, तो जो माइक्रोब्स होंगे वो एक नया इन्फेक्शन क्रिएट कर सकते हैं न्यू पर्सन में। डिसीज कैन ऑल्सो बी स्प्रेड थ्रू वाटर, ये कह रहा है कि जो बीमारी है वो वाटर के थ्रू भी फैल सकती है। दिस अकर्स, ये हो सकता है, इफ द excreta from someone suffering from an infectious gut disease. The sexual act is one of the closest physical contact
ऑफ टू पीपल कैन हैव विद ईच अदर। ये कह रहा है जो सेक्सुअल एक्ट होता है ये सबसे क्लोजेस्ट फिजिकल कॉन्टेक्ट होता है, कौन सा, सेक्स। टू पीपल कैन हैव विद ईच अदर, जो एक दूसरे के साथ दो पीपल कर सकते हैं। नॉट सरप्राइजिंगली देयर आर माइक्रोबियल इन्फेक्शंस, ये कह रहा है कि माइक्रोबियल इन्फेक्शंस भी होते हैं जैसे कि सच एज सिफिल्स और एड्स। आपको पता है HIV जो होता है वो सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से ही फैलता है। मैनी डिसीज विल बी ट्रांसमिटेड बाय अदर एनिमल्स, बहुत सारी डिसीज जो होती हैं वो दूसरे एनिमल्स के थ्रू भी फैल सकती हैं। दीज एनिमल्स कैरी द इन्फेक्टेड एजेंट्स, ये जो एनिमल्स होते हैं ये क्या क्या करते हैं, इन्फेक्टेड एजेंट्स इनके पास होते हैं फ्रॉम अ सिक पर्सन। वो एक सिक पर्सन के पास गए, फिर आपके पास आके बैठ गए, वहाँ से बीमारी लेके आए और आपके पास आपको फ्री में दे दी। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पुटअप हो रहा है बेटा, अब इस पैसेज से क्या क्वेश्चन पुटअप कर रहा है, ये इसने फिगर भी दी है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डिसीज which spread from an infected person, which spread from infected person to a healthy person, is called first option communicable disease, सेकंड ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन क्या है, नॉन कम्युनिकेबल। सी ऑप्शन क्या है, इनफिशियस डिसीज। और डी ऑप्शन क्या है, नन ऑफ दिस। तो बच्चों इसका आंसर क्या होना चाहिए, द डिसीज विच स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन पे डिसीज जा रही है, तो ये कौन सी है, कम्युनिकेबल डिसीज। कौन सी है बेटा, कम्युनिकेबल डिसीज। एक से दूसरे पे जो जाती है, एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन पे जो बीमारी जाएगी, जो डिसीज जाएगी, वो किस टाइप की होगी, कम्युनिकेबल डिसीज टाइप की होगी। तो ऑप्शन करेक्ट कौन सा होगा, ए होगा जी। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्प्रेड थ्रू द एयर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्प्रेड थ्रू द एयर, एयर के थ्रू क्या फैल रहा है, स्प्रेड थ्रू द एयर। ए ऑप्शन में क्या गिवन है बेटा, कॉमन कोल्ड। बी ऑप्शन में क्या गिवन है, निमोनिया में क्या दे दिया, निमोनिया। सी ऑप्शन में क्या दे दिया, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी। डी ऑप्शन में क्या दिया, डी ऑप्शन में क्या दे दिया, ऑल ऑफ दीज। भैया एयर के थ्रू कॉमन कोल्ड भी फैल सकती है, निमोनिया भी फैल सकता है, टीबी भी फैल सकती है, ये तीनों के तीनों फैल सकते हैं। तो आंसर क्या होना चाहिए, ऑल ऑफ दीज। राइट आंसर इज डी, ऑप्शन डी। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एड्स कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड बाय, एड्स कैन नॉट बी, पॉइंट याद रखना, कैन नॉट बी transmitted
कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड बाय ए ऑप्शन सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से तो फैलता है, ये तो यहीं पे गलत हो गया, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट। बी में क्या कह रहा है, हग्स, अगर आप हगिंग कर रहे हो किसी के साथ। सी में कह रहा है ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग, अगर कोई माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है, ब्रेस्ट फीडिंग। डी ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर कोई ब्लड दे रहा है, कोई एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ट्रांसफ्यूजन। भाई पूछ रहा है कैन नॉट बी, किससे एड्स नहीं फैल सकता, किससे एड्स नहीं फैल सकता, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट फैल सकता है। ब्रेस्ट फीडिंग, मदर अपने बेबी को फीडिंग करा रही है, दूध पिला रही है, फैल सकता है, बिल्कुल फैल सकता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एक इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड दूसरे नॉर्मल पर्सन के साथ चला गया तो क्या होगा, वो भी HIV पॉजिटिव हो जाएगा, यानी वो भी एड्स से इन्फेक्टेड हो जाएगा। लेकिन हगिंग करने पे, आप किसी को हगिंग कर रहे हो तो आप पे एड्स नहीं आने वाला। तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा जी, बी। इससे हगिंग से आपका एड्स ट्रांसमिट नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, फोर्थ। इफ यू लाइव इन अ ओवरक्राउडेड, इफ यू लाइव, अगर आप रह रहे हो कहीं, इफ यू लाइव इन एन ओवरक्राउडेड, जहाँ पे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका है, ओवरक्राउडेड, एंड पुअरली वेंटिलेटेड हाउस, जहाँ पे वेंटिलेशन नहीं है, हवा का आवागमन ज्यादा नहीं है, वेंटिलेटेड हाउस, it is possible that you may suffer, it is possible that you may suffer from which of the following disease, from which of the following disease, which of the following disease, आपको कौन सी बीमारी हो सकती है ये पूछ रहा है। ऑप्शन में क्या क्या गिवन है वहीं से तो चेक होंगे। ऑप्शन में देख लेते हैं, कैंसर, कैंसर हो सकता है और क्राउडेड एरिया में, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, वेंटिलेशन वाले ही नहीं आ रहा हो, कैंसर नहीं हो सकता। बी एड्स नहीं हो सकता जी, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से होता है, एड्स नहीं हो सकता है, या ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होता है, अभी बताया। एड्स कहाँ से हो सकता है, यहाँ 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 से नहीं होगा, तो एड्स नहीं हो सकता। सी एयरबोर्न डिसीज, एयरबोर्न जो हवा में पैदा हो रही है, एयरबोर्न डिसीज। और डी ऑप्शन में क्या कह रहा है, कोलेरा, कोलेरिया, कोलेरा भी बोल देते हैं, कोलेरिया। देखो बेटा, वेंटिलेशन कम है, ओवर क्राउडेड भीड़ भाड़ वाला इलाका है, ठीक है, कैंसर भी नहीं होगा, कोलेरा भी नहीं होगा, एड्स भी नहीं होगा, क्या होगा, एयरबोर्न डिसीज जो हवा से फैलती है बीमारी, वो वाली होगी जी। क्लियर? तो ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, राइट, सी। क्लियर? फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। Which disease is not transmitted by mosquitoes? मॉस्किटोज कौन सी बीमारी नहीं फैलाते? क्वेश्चन नंबर 5th, which disease is not transmitted by, which disease is not transmitted by मॉस्किटोज। ये कह रहा है मॉस्किटोज क्या नहीं फैला सकते, कौन सी बीमारी नहीं फैला सकते, मॉस्किटोज। ऑप्शन में क्या क्या है ये देख लें। ए ऑप्शन डेंगू,
डेंगू बिल्कुल फैलाते हैं जी, डेंगू आपको भी पता है, मच्छर ही फैलाते हैं। बी, और उसने पूछा नो ट्रांसमिट, जो मॉस्किटोज नहीं फैला सकते। ए, डेंगू फैला सकते हैं। नेक्स्ट, मलेरिया बिल्कुल फैलाते हैं जी, मलेरिया, ये भी करेक्ट नहीं होना है। सी में क्या आ रहा है, ब्रेन फीवर, ब्रेन फीवर भी फैला सकते हैं जी, ब्रेन, दिमागी बुखार, ब्रेन फीवर, इसको भी फैला सकते हैं। डी में क्या कह रहा है, निमोनिया, निमोनिया नहीं हो सकता जी, निमोनिया जो होता है मॉस्किटोज नहीं फैलाते निमोनिया को। क्लियर? तो आंसर क्या होना चाहिए, निमोनिया। राइट ऑप्शन इज डी, निमोनिया। क्लियर? पैसेज क्लियर हुआ? पैसेज में क्या है, पैसेज को अच्छे से पढ़ो। अच्छे से पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन देखो क्या है, ठीक है, ऑप्शन चेक करो, पैसेज में चेक करो, पैसेज रीड करो अच्छे से, ठीक है, फिर उनके आंसर चेक करो। आंसर चेक करते करते पैसेज भी देखते रहना। क्लियर? ओके, तो ऐसे पैसेज करने हैं आप लोगों को, अच्छे पैसेज हैं। नेक्स्ट पैसेज एक और लेते हैं। क्या कह रहा है, अ मोर पावरफुल व्हीकल, एक पावरफुल व्हीकल है, वुड कंप्लीट अ जर्नी इन अ शॉर्टर टाइम में एक जर्नी कंप्लीट कर लेता है, देन अ लेस पावरफुल वन, एक दूसरा है लेस पावरफुल उसके कंपैरिजन में। द स्पीड विद विच दीज व्हीकल्स चेंज द एनर्जी, जो कह रहा है कि द स्पीड जो होगी इनकी व्हीकल्स की, चेंज द एनर्जी, वो एनर्जी को चेंज करेगी, और द स्पीड विद विच दीज व्हीकल्स चेंज, जिस और एनर्जी और डू वर्क, एनर्जी को चेंज करेगी और डू वर्क या वर्क करेगी, इज अ बेसिस ऑफ देयर टाइम, वो किसके बेस पे डिपेंड करेगी, फॉर देयर टाइम टू कंप्लीट द जर्नी, वो जितने टाइम में जर्नी कंप्लीट कर रही है। पावर मेजर्स द स्पीड ऑफ वर्क डन, जो पावर होती है वो मेजर करती है किसको, स्पीड ऑफ वर्क डन करने की स्पीड को। दैट इज हाउ फास्ट और स्लो वर्क इज डन, की काम जो हो रहा है वो कितना स्लो हो रहा है या फास्ट हो रहा है। द पावर ऑफ एन एजेंट मे वेरी विद टाइम, जो पावर होगा, पावर ऑफ एन एजेंट, किसी भी एजेंट की जो पावर होगी, मे वेरी विद टाइम, वो टाइम के साथ चेंज हो सकती है। दिस मीन्स दैट द एजेंट मे बी डूइंग वर्क एट डिफरेंट रेट्स, इसका मतलब ये है कि जो एजेंट्स है मे बी डूइंग वर्क, वो वर्क कर सकता है एट डिफरेंट रेट, अलग अलग रेट से कर सकता है, एट डिफरेंट इंटरवल, अलग अलग इंटरवल में ऑफ टाइम के। इफ दिस मशीन इज यूज कॉन्टिन्यूसली फॉर 1 आवर, अगर ये मशीन कॉन्टिन्यूसली यूज करे 1 घंटा, इट विल कंज्यूम 1 किलोवाट आवर, सीधी सी बात है, तो कितना कंज्यूम करेगी, 1 किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम करेगी। Thus 1 kilowatt hour is the energy used for 1 hour at the rate of 1000 joule per second. क्लियर? तो कह रहा है कि जो 1 किलोवाट जो एनर्जी है इज यूज्ड इन 1 आवर एट द रेट, किस रेट से कंज्यूम हुई है ये, 1000 जूल पर सेकेंड। द एनर्जी यूज इन हाउस होल्ड, जो हाउस होल्ड आपके घरों में या इंडस्ट्री में या कमर्शियल जगह जो होती है वहाँ पे यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन किलोवाट आवर, वो किलोवाट आवर में एक्सप्रेस की जाती है। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है ऐसा यूनिट ऑफ पावर, बड़ा सिंपल क्वेश्चन दे दिया ये तो इसने, ऐसा यूनिट ऑफ पावर, ये तो बड़ा क्वेश्चन सिंपल दे दिया। फर्स्ट ऑप्शन में क्या दे दिया, फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया बेटा, फर्स्ट ऑप्शन में दिया है वाट, सेकंड में दिया है जूल। जूल तो होती नहीं बेटा, एनर्जी की यूनिट होती है, पावर की यूनिट तो होती नहीं। सी न्यूटन, फोर्स की यूनिट होती है, पावर की नहीं होती। डी मीटर, मीटर डिस्टेंस की यूनिट होती है, पावर की यूनिट क्या होती है बेटा, वाट होती है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन, पावर इज डिफाइंड एज, सेकंड में पूछा है पावर इज डिफाइंड एज, पावर इज डिफाइंड एज, ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है। डिफाइंड एज, ए ऑप्शन में क्या गिवन है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। द रेट ऑफ, कंफ्यूजिंग है ना, द रेट ऑफ डूइंग वर्क,
बी ऑप्शन में क्या दे दिया, द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। सी ऑप्शन में क्या दे दिया, बोथ द रेट ऑफ डूइंग वर्क, द रेट ऑफ डूइंग वर्क एंड द रेट ऑफ ट्रांसफर एनर्जी, दोनों ये कह रहे कि अब की बार दोनों, द रेट ऑफ एंड द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। क्लियर। सी ऑप्शन। डी ऑप्शन में क्या दे दिया बेटा, नाइदर द रेट ऑफ डूइंग वर्क नोर द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। बेटा जहां तक हमने पैसेज पढ़ा था, आपको पता है रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या होता है, ए ऑप्शन, बिल्कुल जी वर्क होता है। लेकिन आप वो पढ़ो, क्या पैसेज पढ़ा, तो पैसेज में उसने बताया था कि एनर्जी जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होती का रेट जो होता है वो भी क्या होता है, पावर होती है। तो आप ऑप्शन कौन सा होना चाहिए जी, सी, बोथ। रेट ऑफ डूइंग वर्क ये भी पावर होती है और द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ये भी पावर होती है। अगर डीपली जाएं तो ये दोनों की दोनों चीजें क्या होती हैं, पावर। तो ना ऑप्शन ये करेक्ट है ना ये दोनों को मिला के, यानी ये सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर, ओके। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड में क्या पूछा है भाई, इसको हटा लेते हैं, ठीक है, इसको हटा लेते हैं, थोड़ा सा लेंदी है, दैट्स वाई इसको हटाना पड़ेगा बेटा। थर्ड में क्या पूछा है, 1 watt इज इक्वल टू द वर्क, 1 watt इज इक्वल टू वर्क at the rate of first 1 joule per second, second 1 joule per hour, 1 joule per hour। सेकेंड इज क्या, आर चेंज कर दिया। थर्ड 1 जूल पर, अब की बार मिनट दे दी। फोर्थ में 4 जूल पर आवर। अब ऑप्शन यहाँ है, ऑप्शन ये नहीं है, ऑप्शन यहाँ से चेक करने हैं, ए बी सी डी से। ए में कह रहा है ओनली ए, ओनली फर्स्ट। बी में कह रहा है, बी में फर्स्ट एंड फोर्थ, यानी फर्स्ट और फोर्थ दोनों सही हैं। ए में क्या कह रहा है, ओनली फर्स्ट सही है। सी में कह रहा है सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड कि सेकंड और थर्ड ठीक है। डी में क्या कह रहा है, सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड एंड फोर्थ। तो आंसर चूज कहाँ से करना है, यहाँ से, ये दूसरे टाइप का है। इसमें 4 ऑप्शन भी दे दिए, ऑप्शन में से फिर आपको आंसर यहाँ से चेक करना है। ए में कह रहा है ओनली फर्स्ट, 1 वाट किसके इक्वल होता है, 1 जूल पर सेकंड के इक्वल होता है, सीधी सी बात है। ए ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पे जाने की जरूरत ही नहीं है। पर आर नहीं होता, पर मिनट नहीं होता, पर आर नहीं होता, 4 का तो मतलब ही नहीं होता। 1 जूल पर सेकंड जो होता है 1 वाट के इक्वल होता है। तो ओनली फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। तो आंसर आपका क्या होगा, ए, ऑप्शन इज ए। इस क्वेश्चन का ऑप्शन इज ए। हटाइए जी इसको, नेक्स्ट को करते हैं। फोर्थ में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक बल्ब है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब, एन इलेक्ट्रिक
bulb of 60 watt is used for 6 hours per day. Calculate the units of energy. Calculate the units of energy. Calculate the units of energy consumed in 1 day by the bulb. Consumed in 1 day, एक दिन में, 1 day by the bulb, एक दिन में कितनी कंज्यूम करेगा बल्ब। ठीक है जी, 6 घंटे चला जाता है, 60 वाट का है। ऑप्शन क्या गिवन है? ए ऑप्शन 0.76 यूनिट, बी ऑप्शन कितना गिवन है? 0.36 यूनिट, सी ऑप्शन क्या है? 0.98 यूनिट, डी ऑप्शन क्या है? 0.76 यूनिट। ठीक है, आपको क्या निकालनी है? एनर्जी। फॉर्मूला क्या होता है? पावर इनटू टाइम। जब यूनिट में आंसर निकालना हो तो पावर किस में होनी चाहिए? किलोवाट में। 60 वाट था, 1000 से डिवाइड करो, किलोवाट में चेंज हो जाएगा। टाइम आर में होना चाहिए 6, 0 से 0 कैंसिल, 6 6 जा 36, 36 को 100 से डिवाइड करो, कितना आ गया? 0.36, 0.36। आंसर कितना आ गया बेटा? किलोवाट आवर। किलोवाट आवर को ही हम क्या बोलते हैं? यूनिट। ऑप्शन 0.36 चेक कर लो कहाँ पे है। बी ऑप्शन इज राइट, बी ऑप्शन इज राइट। क्लियर? फिफ्थ, नेक्स्ट में क्या कह रहा है? फिफ्थ वाला जो पैसेज का लास्ट है उसमें क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, which of the following statement is incorrect? चेक करना है कि कौन सा इनकरेक्ट है। करेक्ट नहीं चेक करना है, क्या चेक करना है? इनकरेक्ट चेक करना है। और इनकरेक्ट में ऑप्शन क्या क्या गिवन है भैया? चलो चेक कर लेते हैं। अ बर्ड सिटिंग ऑन अ ट्री, अ बर्ड सिटिंग ऑन अ ट्री ओके बैठिए। possesses potential energy only, possesses potential energy only, only उसमें potential energy है। बी ऑप्शन में क्या कह रहा है? ये फर्स्ट लो, ये बी को हटा के सेकंड ऑप्शन में क्या कह रहा है? अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में हैव एनर्जी, अ स्टेशनरी रुका हुआ, a stationary object may have energy। थर्ड ऑप्शन क्या गिवन है? a flying bird has kinetic energy only, a flying bird has kinetic energy only। ओके, फोर्थ में क्या कह रहा है? An aeroplane running on the runway, an aeroplane। थर्ड में क्या कह रहा है? फोर्थ में an aeroplane running on the runway, running on the runway पे दौड़ रहा है। possesses kinetic and potential energy both, possesses kinetic यानी इसमें दोनों की दोनों एनर्जी है। ये कह रहा है, हम नहीं कह रहे। kinetic energy and potential energy, kinetic energy and potential energy both।
अब ये तो इसने अपने अकॉर्डिंग दिए हैं, अब ऑप्शन क्या क्या दिए हैं इसने, ए ऑप्शन, ऑप्शन तो यहाँ से देखने हैं ए बी सी से। ए में कह रहा है थर्ड एंड फोर्थ, बी में कह रहा है फर्स्ट एंड थर्ड, सी में बोल रहा है बेटा सेकंड एंड थर्ड, और डी में क्या कह रहा है सेकंड एंड फोर्थ, कि सेकंड और फोर्थ ठीक है। सी ऑप्शन में कह रहा है सेकंड और थर्ड ठीक है, बी ऑप्शन में कह रहा है फर्स्ट और थर्ड ठीक है, और ए ऑप्शन में कह रहा है थर्ड एंड फोर्थ ठीक है। चेक कर लो जी, फर्स्ट चेक करो, सेकंड चेक करो। फर्स्ट, अ बर्ड सिटिंग ऑन अ ट्री possesses potential energy only। आपको क्या लग रहा है, करेक्ट है या गलत है? हाँ जी, क्या होना चाहिए आपका आंसर आपके अकॉर्डिंग? अब बर्ड सिटिंग ऑन अ ट्री, एक बर्ड बैठी है, कहाँ पे बैठी है? सिटिंग ऑन अ ट्री, बैठी है ना, बैठी है, पोटेंशियल एनर्जी होगी उसमें, टाके नहीं ऊपर तो नहीं लेके गए ना, नहीं होगी, ठीक है। सेकंड, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में हैव एनर्जी, कोई ऑब्जेक्ट है वो स्टेशनरी है, क्या उसमें एनर्जी हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं हो सकती, ना काइनेटिक ना पोटेंशियल। ना फर्स्ट ऑप्शन ठीक हो सकता है, ना सेकंड ठीक हो सकता है। थर्ड पे आइए, अब फ्लाइंग बर्ड, उड़ रही है, फ्लाइंग, काइनेटिक, जो फ्लाइंग है मूव कर रही है तो कौन सी एनर्जी होनी चाहिए? काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए, बिल्कुल थर्ड करेक्ट होना चाहिए। फोर्थ पे आइए, एरोप्लेन रनिंग ऑन द रनवे possesses, फोर्थ, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। भाई काइनेटिक एनर्जी तो इसलिए क्योंकि मूव कर रहा है, अब जब रनवे से वो जब जैसे ही थोड़ा उठेगा तो उसमें कौन सी एनर्जी आ जाएगी? पोटेंशियल भी आ जाएगी, तो ऑप्शन हो जाना चाहिए ए, थर्ड और फोर्थ। क्लियर? अब नेक्स्ट पैसेज पे चलते हैं बेटा। पानी पीता हूं मैं थोड़ा सा, मुझे लगी है प्यास। ओके, एक सेकंड दीजिए, थोड़ा पानी पी लेते हैं, पानी भी। चलिए जी नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पैसेज पे चलते हैं, लास्ट पैसेज है, बहुत प्रैक्टिस हो गई, अच्छे पैसेज थे, एक लास्ट पैसेज पे चलते हैं। क्या कह रहा है पैसेज पे? सेल ऑर्गेनल्स, जो हमारी बॉडी के सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, आर एनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन्स, मेम्ब्रेन से एनक्लोज्ड होते हैं सेल ऑर्गेनल्स। ऑल द एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ये कौन कौन से होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम बोल दिया, गोल्जी एपैरेटस बोल दिया, लाइसोसोम्स बोल दिया, माइटोकॉन्ड्रिया बोल दिया, एंड प्लास्टिड्स बोल दिया। ठीक है, आगे बोल रहा है द एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम ER, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? ER बोलते हैं, इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स। ये कह रहा है कि एक बड़ा नेटवर्क होता है मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स का, जो मेम्ब्रेन से बंधी हुई ट्यूब्स होती हैं, एंड शीट्स का एक बड़ा नेटवर्क होता है। ठीक है, इट लुक्स लाइक लॉन्ग ट्यूबल्स और राउंड और ओब्लोंग बैग्स या राउंड बैंग्स होते हैं। देर आर 2 टाइप्स ऑफ ER। ये कह रहा है कि जो ER होती है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम 2 टाइप की होती हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होती है। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक कह रहा है। RER लुक्स रफ अंडर अ माइक्रोस्कोप। ये कह रहा है कि अगर RER जो होती है वो रफ दिखाई देती है, अगर आप उसको किससे देखोगे? माइक्रोस्कोप से देखोगे तो दिखाई देगी। बिकॉज इट हैज़ द पार्टिकल्स कॉल्ड राइबोसोम्स, क्योंकि इसमें पार्टिकल्स होते हैं कैसे? कॉल्ड राइबोसोम्स, जिनको बोलते हैं राइबोसोम्स, अटैच टू द सरफेस, जो इसके सरफेस से अटैच होते हैं। ओके, आगे क्या कह रहा है? द
विच आर प्रेजेंट इन ऑल एक्टिविटी सेल्स, राइबोसोम्स जो एक्टिव सेल्स होते हैं उनमें प्रेजेंट रहते हैं, एंड द साइट्स ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चरर्स, और जहाँ पे प्रोटीन मैन्युफैक्चर होती है उन साइट्स पे अवेलेबल होता है। द गोल्जी एपरेटस फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कैमिलो गोल्जी, ये सबसे पहले किसने डिस्क्राइब की थी? कैमिलो गोल्जी ने। कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स, एक पूरा सिस्टम होता है इसका मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स का, अरेंज इन अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर इन स्टैक्स कॉल्ड सिस्टन्स। क्लियर? अब पूछा क्या है इसने? पैसेज तो देख लिया हमने, अब पूछा क्या है इसने वो देख लेते हैं जरा। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन, विच ऑफ द फॉलोइंग membrane, which of the following, oh sorry, which of the following are covered, which of the following are covered by a single membrane, by a single membrane। ऑप्शन में क्या क्या दिया है? फर्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया, बिल्कुल गलत है जी, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल गलत ऑप्शन है। सेकेंड बी वैक्यूल्स, वैक्यूल्स बिल्कुल करेक्ट आंसर यहीं पे मिल गया, वैक्यूल। सी और डी लिखने की जरूरत नहीं है। लाइसोसोम्स लिख देता हूं फिर भी, लाइसोसोम्स नहीं जी। डी प्लास्टिड्स नहीं जी, प्लास्टिड्स, क्योंकि आंसर तो हमारा पहले ही आ चुका है, वैक्यूल्स होते हैं जी। सेकंड पे आ जाइए, सेकंड में क्या कह रहा है? विच सेल ऑर्गेनल्स प्लेज अ क्रूशियल रोल, विच सेल ऑर्गेनल, विच सेल ऑर्गेनल्स प्ले अ क्रूशियल यानी इंपॉर्टेंट रोल, क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग। डिटॉक्सिफाइंग का मतलब होता है बेटा डिटॉक्सिफाइंग, आपकी बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकालना, डिटॉक्सिफाइंग, बॉडी को क्लीन करना, डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजनियस, जो पॉइजनियस सब्सटेंस होते हैं, मैनी पॉइजनियस, मैनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स इन आ सेल। अब ऑप्शन क्या क्या गिवन है? ए कौन करता है काम, कौन सा करता है? फर्स्ट है गोल्जी एपरेटस, नहीं जी करता, बिल्कुल भी नहीं करता गोल्जी एपरेटस। बी लाइसोसोम्स, आपको पता है लाइसोसोम्स का भी ये काम नहीं होता है। सी SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बिल्कुल करेक्ट आंसर है जी, SER यही काम करती है। डी ऑप्शन। वैक्यूल्स, कंफ्यूज करने के लिए वैक्यूल्स फिर डाल दिया, वैक्यूल्स नहीं करता जी, और आंसर क्या होना चाहिए? सी SER करती है जी ये काम। क्लियर? थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा है ये भी देख लेते हैं, चलो। द सेल ऑर्गेनल इन्वॉल्व इन फॉर्मिंग, द सेल ऑर्गेनल, the cell organelle involved in forming complex sugars from, complex का मतलब होता है जटिल, complex sugars from कहाँ से? सिंपल सुगर से, सिंपल सुगर्स आर। अब ऑप्शन गिवन है, क्या क्या है जी? फर्स्ट एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम ER, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। बी ऑप्शन में क्या गिवन है? राइबोसोम्स, राइबोसोम्स। सी ऑप्शन में क्या गिवन है? प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स।
डी ऑप्शन में क्या गिवन है? गोल्जी एपरेटस, गोल्जी एपरेटस बिल्कुल करेक्ट आंसर है जी। गोल्जी एपरेटस करता है जी ये काम। गोल्जी एपरेटस का ये काम होता है, क्या करता है? ये कॉम्प्लेक्स शुगर फॉर्म करता है। कहाँ से? सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है जी, इजी क्वेश्चन था। फोर्थ में क्या पूछ रहा है? चलो फोर्थ की देख लेते हैं। फोर्थ के लिए हटा देते हैं, थोड़ा लेंदी है। फोर्थ में क्या पूछा है बेटा? फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस अबाउट द एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट सेंटेंस, एक ही बात है, करेक्ट सेंटेंस अबाउट द एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। शॉर्ट में ER बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। फर्स्ट में क्या है? ये थोड़ा सा लेंदी है। एंजाइम्स पैक्ड इन लाइसोसोम्स। इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है, इस टाइप का जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करके फिर ABCD अलग देता है, ये थोड़ा डिफिकल्ट पड़ जाता है। नहीं पड़ता है। लाइसोसोम्स आर मेड थ्रू, कौन बनाता है? इसके अकॉर्डिंग आर मेड थ्रू RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। सेकंड में क्या कह रहा है जी? रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, शॉर्ट में ले लेते हैं RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम प्रोड्यूस लिपिड एंड प्रोटीन respectively। थर्ड में क्या कह रहा है? थर्ड में क्या कह रहा है? द ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रिलेटेड टू द डिस्ट्रक्शन of the plasma membrane, और फोर्थ पॉइंट में क्या कहना चाह रहा है? द SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, द SER हेल्प्स, ये हेल्प करती है, ये कह रहा है हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ, बनाने में, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स, फैट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स। अब आपको आंसर देना है ABCD में से। ए में चूज करना है। यहाँ पे फर्स्ट कह रहा है कि फर्स्ट एंड सेकंड, बी में कह रहा है, यहीं पे ले लेते हैं, बी में कह रहा है सेकंड एंड थर्ड, ये दोनों ही ठीक है। सी ऑप्शन में कह रहा है थर्ड एंड फोर्थ, दोनों ही ठीक है। और डी में कह रहा है फोर्थ एंड फर्स्ट, फोर्थ एंड फर्स्ट। जो SER होता है ना, वो बिल्कुल हेल्प करता है बेटा मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल और लिपिड के मैन्युफैक्चर में SER बिल्कुल हेल्प करता है। क्लियर? जो एंजाइम्स होते हैं वो पैक्ड होते हैं लाइसोसोम्स में,
आर मेड थ्रू, और कौन बनाते हैं उन्हें? आर। ये दोनों के दोनों ही करेक्ट है, फर्स्ट वाला भी और लास्ट वाला भी, यानी फोर्थ भी और फर्स्ट भी। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी। ऑप्शन कौन सा होना है करेक्ट? चूज तो इनमें से करना है ना, ये तो गिवन थे, ये तो एज अ क्वेश्चन हो गया, चूज ABCD में से करना है। तो ऑप्शन करेक्ट कौन सा हुआ बेटा? डी। ठीक है जी। अब इसका लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, फिफ्थ। इसको हटा दे, फर्स्ट भी ठीक है, फोर्थ भी ठीक है। जब फर्स्ट और फोर्थ ठीक है तो ऑप्शन हो जाना चाहिए डी। डी क्लियर? कौन सा ऑप्शन हो जाना चाहिए बेटा? डी हो जाना चाहिए। क्लियर? हटाए। एक लास्ट क्वेश्चन बचता है इसमें, Which of these is not related to the endoplasmic reticulum? Which of these is not related to the endoplasmic reticulum? कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से रिलेटेड नहीं है? ए ऑप्शन गिवन है, इट बिहेव्स as a transporter channel for proteins between the nucleus and cytoplasm बी ऑप्शन में क्या कह रहा है बेटा? इट ट्रांसपोर्ट्स materials between, शॉर्ट में लिख रहा हूं, between various regions in the cytoplasm. सी में क्या कह रहा है बेटा? इट कैन बी द साइट ऑफ एनर्जी जनरेशन। इट कैन बी द साइट ऑफ एनर्जी जनरेशन। डी ऑप्शन में क्या कह रहा है बेटा? इट कैन बी द साइट फॉर सम बायोकेमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। इनमें से आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। क्लियर? विच ऑफ दिस इज नॉट रिलेटेड टू द ER? कौन सा इनमें से ER से रिलेट नहीं करता? जरा सी ऑप्शन पे आना बेटा। क्या कह रहा है सी ऑप्शन? इट कैन बी द साइट ऑफ एनर्जी जनरेशन। यह एनर्जी जनरेशन की साइट हो सकती है। ये करेक्ट नहीं है, तो करेक्ट आंसर आपको विच ऑफ दिस नॉट रिलेटेड, ये रिलेट नहीं करता, बाकी तीनों रिलेट करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? सी। ठीक है, तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो ऑप्शन कौन सा चूज करोगे आप? सी चूज करोगे। क्लियर?
अब मैंने आपको 3-4 पैसेज करा दिए, 4 पैसेज करा दिए। ये चारों अच्छे से क्लियरली अच्छे से आपको ऑनेस्टली मेहनत करके करने हैं, ठीक है। ओके, अभी क्या करते हैं, अभी एक काम करो, आप अपनी एनसीईआरटी निकाल लीजिए। आप अपनी एनसीईआरटी निकाल लो और एनसीईआरटी निकाल के पेज नंबर बताता हूं अभी। एनसीईआरटी पेज नंबर 199, एनसीईआरटी पेज नंबर 199। जो बेटा कार्बन साइकिल की फिगर गिवन है, दिस इज टू मच इंपॉर्टेंट। कार्बन साइकिल की जो फिगर है, दिस इज टू मच इंपॉर्टेंट। 5 नंबर में से कम में नहीं आएगी, एग्जाम बोर्ड में आएगी तो 5 नंबर में से कम में नहीं आएगी। ये आपको लर्न करनी है। कैसे करोगे लर्न, कैसे प्रैक्टिस करोगे? लेड पेंसिल से। अगर आपने एरो उल्टे कर दिए, कहीं का एरो कहीं पे लगा दिया, तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये बोर्ड एग्जाम में। क्लियर? आपके फाइनल बोर्ड में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो आपको क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है लेड पेंसिल से बार बार बना के। आप सोचोगे कि 2 बार कर ली, 3 बार कर ली, तो एग्जाम में गलत करके आओगे 101%। क्लियर? किसकी फिगर बताई मैंने? कार्बन, पेज नंबर 199। ये है जी एरो, जहाँ जिसका एरो है वो वहीं पे जाना चाहिए। जो जहाँ पे है, यहाँ से एक एरो इस पे गया, एक एरो पेट्रोलियम पे गया, एक एरो कोल पे गया। CO2 इन एटमॉस्फेयर से एक एरो कार्बोनेट्स इन वाटर पे गया, कार्बन इन वाटर से लाइमस्टोन पे गया। ठीक है, यहाँ से एक एरो पेट्रोलियम पे गया, एक उधर से आ रहा था, एक इधर से भी गया इनऑर्गेनिक कार्बोनेट्स सेल्स पे, और यहाँ से घूम के चला गया CO2 पे। क्लियर? क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है रेसिप्रेशन एंड डिकम्पोजिशन, सब कुछ एज इट इज। फिर यहीं से घूम के एरो आ रहा है CO2 पे। क्लियर? तो ये एरो जहाँ पे है ये वहीं पे होने चाहिए। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए। बस ये ध्यान रखना, एरो यहाँ, ये वाला एरो यहाँ पे डाल दिया तो वहीं पे स्टेप टू स्टेप नंबर आपका टीचर जो होगा, एग्जामिनर जो होगा, वो कट कर देगा, तुरंत कट कर देगा। क्लियर? ओके, आगे चलते हैं। एनसीईआरटी निकाल लीजिए अपनी। पेज नंबर चैप्टर नंबर 9, पेज नंबर 129, पेज नंबर 129। क्लियर? एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14। में क्या कह रहा है बेटा? 14 न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है? बड़ा अच्छा न्यूमेरिकल है, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है। ये कह रहा है बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम। एक बुलेट है 10 ग्राम मास की, 10 ग्राम मास ग्राम में, यही कन्वर्ट करो केजी में, 1000 से डिवाइड कर लो, कितना आएगा? 0.01 kg। ठीक है, ट्रेवलिंग हॉरिजेंटली विद अ वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकंड। ये सपोज करो ये बुलेट है, इसका मास गिवन है और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी गिवन है? 150। वेलोसिटी कितनी है? 150 मीटर पर सेकंड। क्लियर?
ये इसमें घुस जाती है। स्टेशनरी, एक वुडन ब्लॉक है, लकड़ी का ब्लॉक है, स्टेशनरी है, रुका हुआ है, और ये इसमें घुस जाती है और घुस जाके यहाँ सपोज करो यहाँ जाके रेस्ट में आ गई। जब रेस्ट में आ गई तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई बेटा? 0। v कितनी हो गई? 0, क्योंकि रेस्ट में आ गई। क्लियर? ओके। सपोज करो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो s है। s डिस्टेंस इसने अंदर, डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन जिसको बोलते हैं, ये s डिस्टेंस 5 नहीं है, s डिस्टेंस इसने कवर की रुकने से पहले। और कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है वो कितना है? 0.03 सेकेंड। रेस्ट में आने में कितना टाइम लगा? 0.03 सेकेंड। ओके। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन, s निकालना है, s फाइंड करना है, डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन निकालनी है। ऑल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक ऑन द बुलेट, ये ब्लॉक बुलेट पे कितना फोर्स लगेगा? s पूछा है और f पूछा है। u गिवन है, v गिवन है, s पूछा है, t गिवन है। क्लियर? मास गिवन है, बुलेट का मास गिवन है। चलिए जी, v पता है, u पता है, ओके, t पता है। फर्स्ट इक्वेशन यूज कीजिए। ठीक है, रिटार्डेशन हो रहा है, माइनस का यूज होगा इक्वेशन में, v इक्वल टू यू माइनस 80। वैल्यू पुट करो, v इक्वल टू 0, u कितना है? 150, a कितना है फाइंड करना है, t कितना है? 0.03। सबसे पहले a फाइंड करो, 150 को इधर लेके आओ, माइनस 150 इक्वल टू माइनस a इंटू 0.03, माइनस से जी माइनस कैंसिल। क्लियर? 0.03 को इधर लेके आओ तो a की वैल्यू आ जाएगी, डिवाइड में जाएगा 150 अपॉन 0.03। पॉइंट हटा लीजिए, ऊपर 2 जीरो ऐड कर दीजिए, पॉइंट हट गया, 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 5 जा, ये आ जाएगा 5000। एक्सीलरेशन है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट रखना मत भूलना, वरना हाफ नंबर आपका एग्जामिनर आपका तुरंत काट लेगा। सेकंड नहीं लगाएगा, अगर आपने यूनिट छोड़ दी तो हाफ मार्क्स वहीं कट कर देगा तुरंत। एक्सीलरेशन आ गया, कोई बात नहीं, अभी चाहिए नहीं था एक्सीलरेशन, निकालना पड़ेगा हमें, क्योंकि F इक्वल टू एम में चाहिएगा और फिर हमें S निकालनी है। S कैसे निकलेगी? थर्ड इक्वेशन यूज करो। रिटार्डेशन है तो इक्वेशन में माइनस यूज करोगे, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as। v कितनी है? 0, u कितना है? 150 का स्क्वायर कर दीजिए, 2a भी फाइंड कर चुके हो अब आप 5000। s निकालनी है, स्क्वायर कर दीजिए, 22500 माइनस 10,000 कर सकते हो इनटू s। इसको इधर ले आओ, माइनस का हो जाएगा 22,500 माइनस 1000 s, माइनस से माइनस कैंसिल, 20 से 2 डिवाइड में ले जाओ, 2250 डिवाइडेड बाय 10,000, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 100 से डिवाइड करोगे तो 2.25 मीटर आ गया, 2.25। डिस्टेंस निकाली, यूनिट रखनी जरूरी है, यूनिट नहीं रखोगे हाफ मार्क्स यहीं कट कर लेगा। फर्स्ट क्वेश्चन आ गया जी आपका, फर्स्ट पार्ट आ गया। सेकंड में पूछा है क्या? फोर्स। फोर्स इक्वल टू क्या होता है? m में। मास आपको पता है बुलेट का कितना है? 0.01 kg। एक्सीलरेशन कितना है बेटा? अभी निकाला था एक्सीलरेशन 5000। पॉइंट 2 डिजिट पे पॉइंट है, हटा दीजिए, 2 जीरो हटा दीजिए, 50 न्यूटन। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। एन यूनिट नहीं रखी, हाफ मार्क्स तुरंत कट कर लेगा आपका एग्जामिनर। अगर आपने कहीं भी यूनिट नहीं रखी, हाफ मार्क्स तुरंत कट कर लेगा जी। क्लियर? क्वेश्चन देख लो अच्छे से, कोई दिक्कत होगी नहीं, बिल्कुल क्लियर कट करा दिया। ओके लॉज ऑफ मोशन में, यानी चैप्टर 9 में, चैप्टर 9 पेज नंबर 118 निकाल लीजिए, पेज नंबर 118, 118 एनसीईआरटी पेज नंबर 118। इन टेक्स्ट में लास्ट के 2 क्वेश्चन गिवन है। एक्सप्लेन व्हाई सम ऑफ द लीव्स मे गेट डिटैच्ड फ्रॉम अ ट्री इफ वी विगोरसली शेक इट ब्रांच। अगर हम किसी पेड़ को हिलाएं तो उसकी पत्तियां जो होती हैं वो झड़ जाती हैं, वो इनर्शिया की वजह से झड़ जाती हैं। क्लियर?
इसको लर्न कर लेना, टू मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, टू मच इंपॉर्टेंट। और इससे नेक्स्ट वाला भी क्या, वाई डू यू फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्यों जाते हो, जब आप सडनली बस को आप क्या करोगे, ब्रेक अप्लाइड होगे तो फॉरवर्ड में जाओगे, और वो अगर आप रेस्ट में हैं और वो एकदम स्टार्ट से हो रही है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाते हो। क्लियर, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन टू मच इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर, दोनों के दोनों आप लर्न कर लेना, ठीक है बेटा, टू मच इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बेटा, फिर लेक्चर को यहीं कंप्लीट कर लेते हैं, लंबा लेक्चर हो गया। चैप्टर 8 पेज नंबर 112 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक, एक सर्कुलर ट्रैक है, डायमीटर 200 मीटर है, डायमीटर 200 मीटर है तो रेडियस कितनी हुई बेटा, रेडियस 100 मीटर, जब डायमीटर 200 है तो रेडियस कितनी होगी 100 मीटर, आप कर दो। क्या कह रहा है, 40 सेकंड में कंप्लीट कर लेता है एक राउंड, एक राउंड कितने में कंप्लीट कर लेता है, सपोज करो यहाँ से चला ए से, एक राउंड कंप्लीट कर लेता है कितने में, 40 सेकंड में। ये कह रहा है व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड, 2 मिनट और 20 सेकंड के बाद डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है। क्लियर, 2 मिनट और 20 सेकंड के बाद फाइंड द डिस्टेंस and displacement after या in 2 मिनट 20 सेकेंड, इसको पहले यहीं पे सेकेंड में टोटल में कन्वर्ट करो, 2 × 60 + 20 सेकेंड, 120 + 20 140 सेकेंड। अब आप ये देखिए एक राउंड कितने में कंप्लीट करता है, 40 सेकंड में, तो 140 सेकंड में देख लीजिए कितने राउंड कंप्लीट कर रहा है। टाइम 40 सेकंड में कितना कंप्लीट कर रहा है, 1 राउंड। ही कंप्लीट्स 1 round, he completes in 40 सेकेंड इक्वल टू 1 राउंड, 40 सेकेंड में 1 राउंड कंप्लीट करता है। ओके, कितने में निकालना है आपको, 1 सेकेंड में कितना करेगा, 1/40, 140 सेकेंड में देखना कितना कंप्लीट करेगा, 140 सेकेंड में 140 डिवाइडेड बाय 40, 3.5 यानी 3.5 राउंड, 3.5 राउंड, 3.5 का मतलब 3 राउंड पूरे और फिर आधा राउंड, यानी वो फाइनली यहाँ पहुंचेगा। भाई अगर यहाँ से स्टार्ट करता है तो फाइनली कहाँ पहुंचेगा, आधा राउंड, 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड और फिर आधा राउंड, यहाँ पहुंच जाएगा आफ्टर 140 सेकेंड। तो डिस्टेंस क्या होगी बेटा, डिस्टेंस आपको पता है एक राउंड में कितनी डिस्टेंस होती है, सरकमफ्रेंस 2πr, ठीक है। राउंड कितने लिए, 3.5, 3.5 भी रख सकते हो भाई। एक राउंड में 2πr कर रहा है, अलग अलग से करना चाह रहे हो, 3 राउंड में कितना करेगा, 3 × 2πr, हाफ राउंड में कितना करेगा, πr, आधी सरकमफ्रेंस कितनी होगी, πr, 6πr + πr 7πr, रेडियस कितनी है 100 मीटर, पाई की वैल्यू रख दीजिए 3.14, रेडियस की वैल्यू रख दीजिए 100 मीटर, 100 से पॉइंट हट जाएगा, 7 × 314, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2198 मीटर। ये तो डिस्टेंस आ गई जी। डिस्प्लेसमेंट,
डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करते हैं बच्चों? इनिशियल पॉइंट को चेक करो जहां से स्टार्टिंग की थी और जहां पे रुका, फाइनली कहाँ रुका, यहाँ। इनिशियल पॉइंट चेक करो, फाइनल पॉइंट चेक करो और डायरेक्ट ज्वाइन करा दो। अब वो जो ज्वाइन कराया आपने स्ट्रेट लाइन, दैट विल बी द डिस्प्लेसमेंट, वो डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या होगा? ए बी। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? किसके इक्वल होगा? ए बी के। और ए बी क्या है बेटा? डायमीटर। और डायमीटर कितना है? 200। तो आंसर कितना आ गया? 200 मीटर। क्लियर? अब लेक्चर बहुत लंबा हो गया, ठीक है, फिर आगे मिलते हैं। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना, ठीक है। अगेन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। सी यू।